हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिक, किसान एवं जनजातीय विद्रोह को, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने सन्यासी विद्रोह को पढ़ा, फिर पागलपंथी, फिर भील, फिर कोल, फिर मोपला विद्रोह को पढ़ा है। इसके बाद संथाल विद्रोह को, इसके बाद नील विद्रोह को पढ़ा है। तो इतने सारे जो भी विद्रोह हैं, इन लोगों को हमने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा है। और इस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दक्कन विद्रोह को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मुंडा विद्रोह को। इस तरह हमारे जो भी इम्पोर्टेंट विद्रोह थे वे सारे समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, हम दक्कन विद्रोह को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था। तो यह विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में। अब देखिए, अब यह समझेंगे कि भाई दक्कन विद्रोह हुआ क्यों था। तो देखिए, जो कृषक थे ये कृषि कार्य करते थे, लेकिन जब इनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो ये कहाँ जाते थे? महाजन के पास जाते थे। तो देखिए, ऐसे बहुत से मौसम होते हैं कि जब कृषकों के पास खाने पीने की समस्या होती है। तो खाने पीने की समस्या है तो इसके लिए क्या चाहिए? उनको पैसे चाहिए, और पैसे के लिए वे कहाँ जाएंगे? महाजनों के पास जाएंगे। अच्छा, महाजन इनको पैसे तो देंगे, लेकिन ये कहेंगे कि भाई हम इतना ब्याज लेंगे। या फिर अगर इनको ज़्यादा पैसे लेने हैं महाजन से, तो महाजन क्या करेंगे? कहेंगे भाई जो आपकी ज़मीन है, जो आपके खेत हैं, उनके कुछ कागजात हमारे पास जमा कर दीजिए। जब भी आप पैसे हमसे हमारे पैसे दीजिएगा तो फिर आप अपने कागजात ले जाइएगा। तो इस तरह देखिए चीज़ें चल रही थी। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे महाजनों के शोषण में वृद्धि होने लगती है। जैसे क्या है कि पहले इन्हें महाजन ने कुछ पैसे इनको दिए और ये बोला कि भाई जो इंटरेस्ट है, हम मान लो 2% ले रहे हैं आपकी बात, लेकिन अगर इनको फिर कोई काम पड़ा तब ये इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं? 4% कर दिए, फिर 5%, फिर ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब देखिए, कृषकों की स्थिति है बहुत ज़्यादा दयनीय। दयनीय इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ कृषि कार्य ही कर रहे हैं, इनके पास आमदनी का कोई दूसरा स्रोत है नहीं। और कृषि कार्य में भी उतने ही फसल उत्पादित होते हैं जितना कि इनकी जीविका चल जाए मुश्किल से, और टैक्स दे ले जाएं। तो देखिए, ये टैक्स बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि जो कृषकों की स्थिति थी वह दयनीय होती है, और महाजन जो है वे अपने पैसे वसूलने के लिए इन पर अत्याचार भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर देखिए, यह होता है कि फसल के उत्पादन में कमी हो जाती है, और कमी के साथ ही फसल के मूल्य में भी कमी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब भाई उत्पादन कम हुआ है, होता क्या है कि जब उत्पादन कम हुआ तो इसका मूल्य बढ़ता है। मूल्य बढ़ने से क्या होता है कि अगर चीज़ें कम हैं तो भी हमको पैसे ज़्यादा ज़्यादा मिल गए हैं। लेकिन हुआ क्या कि फसल तो कम उत्पादित हुआ और इसका मूल्य भी घटा दिया गया। तो अब कृषकों के पास भाई और भी ज़्यादा समस्या आने लगी। और इधर क्या है? इधर महाजनों का शोषण भी बहुत ज़्यादा है। तो कृषक क्या करेगा? अब देखिए, कृषक के पास कोई दूसरा चारा है नहीं, कृषक करेगा सीधे सीधे विद्रोह। और उस विद्रोह में वह क्या करेगा? उस विद्रोह में वह महाजनों का बहिष्कार करेगा, और जो भी जमीन संबंधी कागजात हैं वे सब छीन लेगा। उनके पशु चारे जो भी हैं उसमें आग लगा देगा, और उनके घर को भी नष्ट करने का प्रयास करेगा। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो महाजन क्या करेगा? महाजन गांव छोड़कर जाने की कोशिश करेगा। महाजन लोग क्या किए? गांव छोड़कर जाने लगे। अच्छा, जब महाजन को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर अब किसको प्रॉब्लम होगी? तो अब देखिए, ब्रिटिश सरकार को होगी। अब यह क्वेश्चन आता है कि भाई जब महाजन को प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रिटिश सरकार को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार को किससे मतलब है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे से, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व से मतलब है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कौन देगा? यही महाजन ले जाके देते थे। यहीं से ज़्यादा पैसे पहुंचते थे। अच्छा, ये पैसे लेते थे इन लोगों से, तो भाई ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, और ये लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। तो अब इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो इनके लिए प्रॉब्लम हो रही है ना कि अब इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये क्या करेंगे? ये विद्रोह है, इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यह विद्रोह कहाँ पे हुआ था? यह विद्रोह हुआ था दक्कन के क्षेत्र में, इसलिए इसको बोलते हैं दक्कन विद्रोह। अच्छा देखिए, यह विद्रोह हो जाता है तो फिर बाद में देखिए, कोई भी विद्रोह होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि इस कारण की जांच की जाती है कि आखिर यह विद्रोह हुआ क्यों था। तो जो भी उसका कारण मिलता है उसमें थोड़ा सा सुधार भी किया जाता है। देखिए, कारण की जांच करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे विद्रोह के कारण की जांच नहीं करेंगे तो जैसे जो आम लोग हैं जिनका इस विद्रोह से कोई मतलब नहीं है, वे क्या समझेंगे? वे भी तो यही समझेंगे ना कि सरकार जो है वो निरंकुश हो गई है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि विद्रोह क्यों हुआ था। तो इस तरह क्या होता है
और इसी कारण की जांच के लिए क्या होता है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ है, 1876 ईस्वी में होता है। अच्छा, इसमें क्या बात कही गई, इसमें किसानों की दशा सुधारने एवं महाजनों के अत्याचार को रोकने का प्रयास किया गया था। और देखिए बाद में फिर क्या होता है, बाद में 1879 ईस्वी में एक कृषि राहत अधिनियम पास होता है, जिसके अंतर्गत यह हो जाता है कि किसानों की जमीन छीनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि अब किसानों की जमीन नहीं छीनी जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा क्या, दक्कन विद्रोह को हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था, 1876 ईस्वी है। और दूसरी बात यह है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी है। अब देखिए हम इसके आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुंडा विद्रोह को। तो सबसे पहले चीज़ यह है कि मुंडा भाई कौन है। मुंडा देखिए एक जनजाति है। यह विद्रोह कब हुआ था, 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। अच्छा ठीक है, तो ये मुंडा विद्रोह, मुंडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए रांची से लेकर भागलपुर के क्षेत्र में उस समय पाए जाते थे। मतलब जो आज की डेट में झारखंड है, बिहार है, वहीं पे मुंडा जनजाति सबसे ज़्यादा थे। तो अब हम यह समझेंगे कि इस विद्रोह के क्या कारण थे। तो देखिए जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हमने यह देखा था कि किसी भी विद्रोह के 4 कारण होते हैं। कौन कौन से, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। तो यहाँ पे देखिए 3 कारण निकल के आ रहे हैं मुंडा विद्रोह के। अब देखिए जैसे जहाँ जहाँ जमींदार किसानों का शोषण कर रहे हैं, वहाँ कौन सा कारण प्रभावी रहेगा, आर्थिक कारण। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा कारण है, आर्थिक कारण ही प्रभावी है। जितने भी विद्रोह हम लोगों ने पढ़े हैं, कुछ विद्रोहों में कुछ और भी कारण आ गए हैं, तो इसमें देखिए तीनों कारण आ रहे हैं। तो आर्थिक कारण में यह था कि जो ये मुंडा थे, ये क्या करते थे, सामूहिक कृषि करते थे। मतलब सब लोग मिलकर खेती का कार्य करते थे। लेकिन जब इनको पैसे की कृषकों को ज़रूरत होती थी, ये क्या करते थे तब, ये जागीरदार जो वहाँ पे थे, ठेकेदार थे, सूदखोर थे, तो इनसे पैसे लेते थे। तो भाई अब इनसे पैसे लिए, अब फिर अगर इनकी स्थिति में दिक्कत हुई, स्थिति कमज़ोर हुई, फिर पैसे लेने आ गए, तो जागीरदार जो हैं या फिर जो सूदखोर हैं, ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमको और पैसे चाहिए। फिर आए, फिर बोले कि हमको और पैसे चाहिए। तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, इनकी स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज लद जाएगा। अब जब कर्ज लग जाएगा तो इस कर्ज को ये कैसे वापस करेंगे। तो देखिए ये जो सूदखोर हैं, ठेकेदार हैं या जागीरदार हैं, ये इनकी ज़मीनों को लेना शुरू कर देंगे, ज़मीनों को छीनना शुरू कर देंगे। अच्छा, ज़मीनों को छीनेंगे जब ये, तो क्या स्थिति हो जाएगी, तो जो ज़मीनें इस तरह थी, अब ये कैसी हो जाएंगी, ऐसे 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 छोटी छोटी हो जाएंगी। जैसे किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो इनकी खेती व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन हो गया। पहले सामूहिक कृषि थी, अब खेती छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगी है। तो देखिए ये जो मुंडा हैं, इनके लिए यही सबसे बड़ी दुख की बात थी कि यार पहले हम लोग इस तरह की खेती करते थे और इसी खेती से हम लोग अच्छी भली भांति करते भी थे और इसी से हम लोग अवगत भी थे, इसी को हम लोग जानते थे। लेकिन अब ये वाली खेती आ गई है तो कहीं ना कहीं इनके समझ से बाहर है, क्योंकि भाई इनको टैक्स भी देना है। पहले क्या होता था, पहले जो चीज़ें थी उसी में ये ढलते चले आए तो इनको इतना प्रॉब्लम इससे नहीं होती थी। तो देखिए अब क्या होता है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में खेती खेती बट जाती है, तो कहीं न कहीं ये जो मुंडा हैं ये असंतुष्ट हो जाते हैं। उसी समय 1895 में बिरसा मुंडा जो हैं, ये मतलब काफ़ी समझदार थे मुंडा जनजाति में, उनके नेता थे। तो ये आते हैं, ये कहते हैं कि ये सब जो छोटी छोटी खेती हुई है ना, इसमें किसका योगदान है, सबसे ज़्यादा ब्रिटिश का योगदान है। तो अगर आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, तो हम ब्रिटिश राज्य की समाप्ति कर देंगे और मुंडा राज्य की स्थापना कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और भी है कि देखिए बिरसा मुंडा को यह पता था, जैसे बिरसा मुंडा जो हैं काफ़ी समझदार थे, काफ़ी धार्मिक भी थे। इनको यह भी पता था कि अगर लोगों को धर्म से भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इन्होंने यह भी कहा कि देखिए हम ब्रिटिश राज्य की समाप्ति तो करेंगे ही, लेकिन मुंडाओं के लिए नवीन धर्म की भी स्थापना करेंगे। और उस धर्म की क्या विशेषता होगी, उस धर्म में एक ईश्वर, जिसको क्या बोलते हैं, ईश्वर को सिंह बोंगा की आराधना की जाएगी। इससे क्या होगा कि जब एक ईश्वर की आराधना हो रही है तो ये जो मुंडा जनजाति है इसमें समानता का भाव आ जाएगा कि सभी लोग बराबर हैं। तो अब क्या होता है, अब जितने भी मुंडा थे सब किसका साथ देते हैं, बिरसा मुंडा का। और देखिए अब क्या होगा, अब विद्रोह की एकदम पूरी तैयारी हो गई है।
फिर क्या होगा, विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये जो चर्च है, पुलिस है और थाने हैं, मतलब जितने भी ब्रिटिश से संबंधित चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आक्रमण करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिटिश इनको दबाने की कोशिश करती है और जो बिरसा मुंडा है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ समय के बाद इनको फिर से छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर ये वही काम करते हैं कि मुंडा लोगों को एकत्रित करते हैं और फिर विद्रोह कर देते हैं। तो जब दूसरी बार इनको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर रांची के जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि मुंडा विद्रोह को। अच्छा, अब एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देखेंगे कि जो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसमें यह कहा गया कि मुंडाओं को जमीन संबंधी अधिकार दिए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने देखिए पहले भी पढ़ा था कि जब कोई विद्रोह होगा तो उसके बाद क्या होगा, कोई कमेटी गठित होगी। वह कमेटी जांच करेगी कि आखिर यह विद्रोह क्यों हुआ था। तो उस जो विद्रोह है उसके कारणों को पता चलेगा और उसमें क्या होगा कि जो लोग विद्रोह किए हैं, चाहे कृषक हों चाहे मजदूर हों, उनको कुछ न कुछ सहूलियत दी जाएगी, कुछ न कुछ रियायत दी जाएगी। तो वही चीज़ है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ और मुंडाओं को जमीन संबंधी अधिकार भी दिए गए। अब देखिए कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि जो बिरसा मुंडा हैं इनको क्या कहा जाता था, उल गुलान। इसका मतलब होता है महान हलचल। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिरसा मुंडा को कहा जाता है उल गुलान और इन्होंने जो मुंडा विद्रोह किया था, जो विद्रोह किया था उसको बोलते हैं उलगुलन। इसका मतलब है महाविद्रोह। अच्छा, एक चीज़ और है कि बिरसा मुंडा को ही जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता था। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने मुंडा विद्रोह के बारे में इतनी सारी चीज़ों को देखा है। तो देखिए अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अब हम लोग अगले टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।